अब आज हम लोग देख रहे हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। जैसे हमने कंपनीज एक्ट में देखे थे कि हमको इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है, यानी उसको प्रॉपर फॉर्मेशन में फेस लेके आना पड़ता है उसका, क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसको हम अलग से आइडेंटिटी दे रहे। तो इसके स्टेप्स रहेंगे जिससे ये बर्थ में आएगा, वो बर्थ का प्रोसेस को हम इनकॉर्पोरेशन बोलेंगे। ठीक है। अब इनकॉर्पोरेशन के 3 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है। क्या क्या है वो? रिजर्वेशन ऑफ नेम, यानी नेम डिसाइड करना, नेम को रजिस्टर करना। सबमिशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स है सबमिशन के वो। और थर्ड, रजिस्टर ऑफ एलएलपी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करना। ये 3 स्टेप्स ही इनकॉर्पोरेशन है। कंपनीज एक्ट में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें थी, यहाँ पे उतनी नहीं है। ये फ्लेक्सिबिलिटी है, इजी है। सिर्फ 3 स्टेप्स है। पहला नाम का है, दूसरा डॉक्यूमेंट सबमिशन है और डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन है, फिर पूरा ओवरऑल फर्म का रजिस्ट्रेशन है। ठीक है। अब ये तुम लोग के लिए एक छोटा सा डायग्राम है यहाँ पे, स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट एलएलपी। ये जो है ये तुम लोग को याद करने के लिए है कि ईजी जाएगा। बाकी नीचे भी तुमको याद करना है, उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है कि उसके बीच में से अगर कभी ऑब्जेक्टिव में या अगर शॉर्ट नोट में पूछ रहा तो तुमको लिखने आना। बट अगर रजिस्ट्रेशन के ऊपर से आ रहा है, रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी या इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, तो इतना भी अगर तुमने लिखे तो एक्सेप्टेबल रहेगा। लेकिन इतना एग्जैक्टली लिखो, अच्छे से लिखो, तो वहाँ पे वो सफिशेंट रहेगा। इसको तुम प्रेजेंट अच्छे से करो। इसके ऊपर अगर पर्टिकुलर नेम रिजर्वेशन पे शॉर्ट नोट आ रहा है तो नीचे देख लो। अगर वहाँ पे इनकॉर्पोरेट एलएलपी है या एलएलपी एग्रीमेंट है तो नीचे डिटेल में उसके बारे में देख लेना। ठीक है। बट ये तुम लोग को याद करने के लिए, शॉर्ट में लिखने के लिए वहाँ पे टू द पॉइंट वाली चीज़ें हैं। तो मैं एक बार बता देती ये भी, फिर हम नीचे डिटेल में जाएंगे। नेम रिजर्वेशन, नीचे हमको देखना है कि नेम रिजर्वेशन क्या रहेगा, कैसा रहेगा, नेम्स कौन से रख सकते, नेम को चेंज करना है तो प्रोसेस क्या है। लेकिन यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन के लिए एक सिंपल सा ये समझ के लो। द फर्स्ट स्टेप टू इनकॉर्पोरेट लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज़ रिजर्वेशन ऑफ नेम ऑफ एलएलपी। ठीक है, नाम को तुमको रिजर्व करना है, यानी फिक्स करना है, नाम रजिस्टर करना है। एप्लीकेशन हैज़ टू बी फाइल ई फॉर्म 1 फॉर ascertaining availability and reservation of name of the LLP business। अब हमको जो नाम वहाँ पे रजिस्टर करना है, तो वो नाम रजिस्टर करने के लिए हमको फॉर्म E1 करना पड़ेगा, ई फॉर्म 1। ठीक है। इसमें फॉर्म्स बहुत सारे हैं। तुम लोग के मॉड्यूल में अगर तुम लोग देखेंगे तो क्या क्या फ़ीस भी एप्लीकेबल है, प्रिस्क्राइब अमाउंट क्या है, वो सारी की सारी वो डिटेल में दिया हुआ है। मैंने यहाँ पे इतनी डिटेल में नहीं ली। अगर तुम लोग को एक्स्ट्रा रीडिंग करना है तो तुम लोग उधर से रीड कर सकते, लेकिन उसमें काफ़ी डिटेल दिया हुआ है कि फ़ीस प्रिस्क्राइब्ड क्या है, फॉर्म की फ़ीस क्या रहेंगी, एप्लीकेशन की फ़ीस क्या रहेंगी, रजिस्ट्रेशन की फ़ीस क्या रहेंगी, वो सारी चीज़ें दी हुई है। ठीक है। नेम रिजर्वेशन में ये एक चीज़ है। फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। इनकॉर्पोरेशन में देखो, आफ्टर रिजर्विंग अ नेम यूज़र हैज़ टू फाइल ई फॉर्म 2। सीक्वेंस में जा रहा है ये। ई फॉर्म 2 फॉर इनकॉर्पोरेटिंग अ न्यू लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी। ऊपर हम नाम ले रहे थे फॉर्म ई फॉर्म 1 में, यहाँ पे फॉर्म 2 में हम वहाँ पे इनकॉर्पोरेशन के लिए वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ई फॉर्म 2 कंटेन्स द डिटेल्स ऑफ एलएलपी प्रपोज टू बी इनकॉर्पोरेटेड पार्टनर्स। अब इसमें क्या क्या रहता फॉर्म 2 में, और ये इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स में भी सेम चीज़ है। तो क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हमको बताना पड़ेगा, तो कौन से पार्टनर्स हमारे वहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो रहे ये वाले कंपनी में, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स और उनकी डिटेल, और कंसेंट ऑफ द पार्टनर्स डेजिग्नेटेड पार्टनर्स टू एक्ट एज अ पार्टनर या डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो उनकी कंसेंट भी इंपॉर्टेंट है। मतलब हम बिना उनसे पूछे उनके ऊपर लाइबिलिटी नहीं डाल सकते कि तुम जिम्मेदार है सारे डॉक्यूमेंटेशन एंड गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए। तो उनका कंसेंट वो भी राइटिंग में होना ज़रूरी है। अब एलएलपी एग्रीमेंट क्या चीज़ है, तो देखो, एग्जीक्यूशन ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट इज़ मैंडेटरी एज पर सेक्शन 23 ऑफ द एक्ट। कौन से एक्ट का? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट का। इस हिसाब से वो कंपलसरी है। मैंडेटरी यानी कंपलसरी है। क्या कंपलसरी है? कि ये एग्रीमेंट हमने इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे ही बना लेना। एलएलपी एग्रीमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार इन ई फॉर्म 3 विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखो, इसको रट्टा मारो। क्या रट्टा मारना है तुमको? कि एलएलपी का जो एग्रीमेंट है ये बनाने के बाद, कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद, हमको विद इन 30 डेज क्या करना पड़ेगा? फॉर्म E3 में रजिस्टर करना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास।
ठीक है। जब तक कि हम रजिस्ट्रार के पास उसको रजिस्टर नहीं कर लेते, हमको इनकॉर्पोरेशन का स्टेटस नहीं मिलेगा और ऐसा समझा जाएगा कि हमने एग्रीमेंट बनाई ही नहीं। तो इसीलिए विद इन 30 डेज़ यहाँ पे ये क्राइटेरिया याद रखना है। आई होप अब यहाँ तक क्लियर है। अब देखो वहाँ पे इनकॉर्पोरेशन का फर्स्ट स्टेप जो था रिजर्वेशन ऑफ नेम, तो अभी हम वो देखेंगे। रिजर्वेशन ऑफ नेम सेक्शन 16 में दिया हुआ है। इसको अगर रीड नहीं करके तुम देखे तो सिर्फ इतना कि रिजर्वेशन ऑफ नेम सेक्शन 16 दो चीज़ों में डील करता। एक तो वो कि तुम नाम क्या रख रहे हो और वो नाम अप्रूव होना। अब नाम का क्राइटेरिया सारे सेक्शंस में सिमिलर है, मतलब सारे एक्ट्स में सिमिलर है। क्या सिमिलर है कि तुम्हारा जो नाम है वो गवर्नमेंट से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, तुम्हारा नाम के आगे कुछ ऐसे वर्ड्स नहीं होना चाहिए जिससे लोग मिसलीड हो रहे, जैसे क्राउन हो गया, रॉयल हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। ये फॉरेन कंट्रीज़ में इस तरीके के, क्योंकि जहाँ पे किंग एंड क्वीन का रूल है वहाँ पे ये वर्ड्स नहीं होना चाहिए। इंडिया में नहीं है किंग एंड क्वीन, स्टिल ये वर्ड्स के लिए थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस है कुछ कुछ जगहों पे। तो नाम जो है वो किसी और से सिमिलर नहीं होना चाहिए। कोई दूसरी कंपनी का सेम नाम है या दूसरे फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का सेम नाम है, हमने भी सेम नाम रख लिए, तो वो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। इसलिए वहाँ पे नाम प्रपोज करके फिर नाम अप्रूव होगा। सेकेंड पार्ट इसके अंदर ये है कि अगर हम अपना नाम बाद में चेंज करना चाह रहे तब भी हमको रिजर्वेशन ऑफ नेम सेक्शन 16 सेम फार्मूला और सेम प्रोसेस में जाना पड़ेगा। ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट देखो, अपॉन रिसिप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन सब सेक्शन 1 and on payment of the prescribed fees, the registrar may, if he satisfied, subject to the rules prescribed by central government in the matter, that the name to be reserved is not one which may be rejected on any ground referred to in section 2 subsection 2 of the section 15, reserve the name for a period of 3 months from the date of intimating by the registrar। अब इतना कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में नहीं जाते हुए सिंपल अगर उसको देखना है तो उसका एक ही मतलब है कि अगर जब हम एप्लीकेशन दे रहे, ठीक है, रजिस्ट्रार को, तो रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन देने के बाद वहाँ पे 3 महीने तक रजिस्ट्रार वहाँ पे चेक करेंगे और बताएंगा। विद इन 3 मंथ्स उसको वहाँ पे बताना पड़ेगा कि जो हमने नाम दिए तो वो एप्लीकेबल है या नहीं है, या वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। तो ये प्रोसेस पूरा 3 मंथ्स के अंदर होना चाहिए। ठीक है। अब चेंज ऑफ नेम सेक्शन 17 ये बता रहा है कि अब तुमको अगर नाम बदलना है तो क्या, तो नाम बदलने के लिए वहाँ पे कौन से सेक्शंस है, और गवर्नमेंट ने अगर चाहा तो, और इसलिए क्योंकि वहाँ पे नाम किसी और से मैच करता या वो नाम नहीं होना चाहिए तो हम चेंज कर सकते हैं। तो डायरेक्टली ए और बी पॉइंट देखो, इज़ अ नेम रिफर टू इन सब सेक्शन 2, यानी एक ऐसा नाम है जो वहाँ पे सब सेक्शन 2 जो बता रहा कि नहीं होना चाहिए, सिमिलर नहीं होना चाहिए, उससे रिलेटेड है तो तुम चेंज कर सकते। या आइडेंटिकल विथ और टू नियर रिसेंबल द नेम ऑफ एनी अदर LLP, या सिंपल वर्ड्स में अगर हमारा नाम बहुत आइडेंटिकल है यानी मिलता जुलता है, सिर्फ थोड़ा स्पेलिंग का डिफरेंस है, या ऐसे नाम है जो किसी और के नाम से बहुत मिलते हुए है, चाहे वो कंपनी रहने दो, चाहे वो बॉडी कॉर्पोरेट रहने दो, चाहे वो अदर LLP रहने दो, तो वहाँ पे अगर ऐसा है तो अलाउड नहीं है। हम चेंज करने के लिए अप्लाई करेंगे और वो विद इन 3 मंथ्स हमको चेंज करके मिल जाएगा। ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट देखो वहाँ पे, any LLP which fails to comply with the direction given under subsection 1 shall be punishable with, वहाँ एक छोटा सा टाइपिंग मिस्टेक है, पनिशेबल विथ फाइन, वो फाइन को वहाँ पे मिसिंग है, FI मिसिंग है, विच शैल नॉट बी लेस देन 10,000 बट विच में एक्सटेंड टू 5 lakhs। ठीक है। ऊपर नाम से रिलेटेड जो क्राइटेरियाज़ है हमारे, तो अगर वो क्राइटेरियाज़ हमारे पूरे नहीं होते तो हमको फ़ाइन पड़ेगा जो कम से कम 10,000 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख तक जा सकता। हमने ऊपर भी देखे थे फ़ाइन के, तो यहाँ पे भी मिनिमम अगर गौर करें तो हर जगह का मिनिमम 10,000 है, लेकिन मैक्सिमम सबका चेंज हो रहा। ठीक है। तो मैक्सिमम वाला याद रखो, उसको कंफ्यूज मत हो। सेकेंड पॉइंट देखो, द डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ सच LLP शैल बी पनिशेबल। अब यहाँ पे किसको पनिश कर रहे, डेजिग्नेटेड पार्टनर को। तो यहाँ पे अभी समझ में आ रहा है डेजिग्नेटेड पार्टनर की इंपॉर्टेंस क्या है। जितने भी लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस है, फॉर्मेलिटीज़ है, वो डेजिग्नेटेड पार्टनर को करनी पड़ेंगी। अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल डेजिग्नेटेड पार्टनर रहेगा। ठीक है। तो अब डेजिग्नेटेड पार्टनर भी वहाँ पे पनिशेबल रहेगा कितने के लिए, जिसकी फ़ाइन मिनिमम उसकी 10,000 रहेंगे और मैक्सिमम 1 लाख उसको भरना पड़ेगा। अगर वो लापरवाही कर रहा, वो निगलेक्ट कर रहा, वो रूल्स फॉलो नहीं कर रहा, या वो टाइम पे वहाँ पे फाइलिंग नहीं कर रहा, तो वो भी पनिशेबल रहेगा।
ठीक है। अब सेकंड पॉइंट आ रहा हमारा इनकॉर्पोरेशन के अंदर, सबमिशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या रहेंगे और उसका सबमिशन क्या रहेगा वो चीज़। अब यहाँ पे मैंने एक हाईलाइट भी कर दी, फॉर्म नंबर 2। तो ये ऊपर भी तुमने देखे ई फॉर्म 2। ठीक है, नेम के लिए ई फॉर्म 1 था, यहाँ पे ई फॉर्म 2 है। ई फॉर्म का मतलब सिंपल है कि हमको ये सारा प्रोसेस है ना इलेक्ट्रॉनिक करना है। ये हमारे मॉडर्न ज़माने का मॉडर्न एक्ट है, तो यहाँ पे कुछ भी पेपर में नहीं होता, ये डायरेक्टली वहाँ पे ई पोर्टल पे जाके करना है हमको MCA के। तो उसके अंदर ये फॉर्म नंबर 2 है। फॉर्म नंबर 1 नेम के लिए, फॉर्म नंबर 2 वहाँ पे सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट के है, फॉर्म नंबर 3 वहाँ पे एग्रीमेंट के लिए। ठीक है, सिर्फ तुमको याद रखने के लिए मैं रिपीट कर रही। फॉर्म नंबर 2 में क्या डालना है, नेम ऑफ LLP है, फिर प्रपोज बिजनेस किस तरीके का हम कर रहे, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच पार्टनर, नेम एंड एड्रेस ऑफ पर्सन डेजिग्नेटेड एज पार्टनर्स ऑफ LLP। ठीक है, कंटेन सच अदर इन्फॉर्मेशन एज में बी प्रिस्क्राइब। तो अगर तुमको क्लॉजेज याद आ रहे होंगे तुम लोग के पास के कंपनीज एक्ट के मेमोरेंडम के क्लॉजेस, तो उसमें से वो नाम हटा दो, लेकिन जो फीचर्स थे नाम होना चाहिए, क्या काम कर रही कंपनी, ऑब्जेक्ट क्या है कंपनी का, फिर कितने वहाँ पे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं, उनकी साइन, उनका एड्रेस, नॉर्मल पार्टनर्स कौन कौन है, एड्रेस क्या है कंपनी का, रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, ये सारी चीज़ों की डिटेल जो है वो तुमको सबमिट करना पड़ेगा इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट में। तो वही है यहाँ पे फॉर्म नंबर 2 में। ठीक है, अब नीचे का ये वाला पैराग्राफ देखो, इफ़ अ पर्सन मेक्स अ स्टेटमेंट एज डिस्कस्ड अबव विच ही नोज टू बी फॉल्स और डज नॉट बिलीव्स टू बी ट्रू शैल बी पनिशेबल। अब ये क्या बता रहा कि ऊपर जितने हम डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर रहे और डिक्लेरेशंस दे रहे, कंसेंट्स दे रहे, सब चीज़ें दे रहे, हमको पता है कि ये गलत है। ठीक है, और हम उसको सही नहीं मानते हुए भी अगर ये ऊपर की चीज़ों को गलत करके दे रहे तो हमको फ़ाइन लगेंगे। गलती से हुआ तो नहीं, लेकिन हम जानबूझ के अगर फ्रॉड के इंटेंशन से, या नोइंग नोज टू बी फॉल्स, डज नॉट बिलीव्स टू बी ट्रू। नोज टू बी फॉल्स यानी हमको मालूम है हम झूठ बोल रहे हैं, डज नॉट बिलीव्स इट टू बी ट्रू का मतलब ये हमको मालूम नहीं कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है या गलत है, लेकिन स्टिल हम अंदाजे पे बोल दे रहे। इस सिचुएशन में 2 तरीके के पनिशमेंट्स है। हर वो इंसान जो वहाँ पे ऐसा बता रहा, झूठ बोल रहा, डेजिग्नेटेड पार्टनर और पार्टनर्स उस टाइम पे जो रिस्पॉन्सिबल है, उनको 2 साल तक की जेल हो सकती या फ़ाइन भी हो सकती है, और दोनों भी हो सकता है। तो फ़ाइन कितनी हो सकती, 10,000 मिनिमम और ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख। ठीक है, अब इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन। इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि हम रजिस्ट्रार के पास जा रहे हैं और रजिस्टर करवा रहे हैं। तो अब रजिस्टर करने के थोड़े से चीज़ें डिटेल में दिए हुए हैं वहाँ पे। अब देखो यहाँ पे सेक्शन 12 बोल रहा कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उस हिसाब से रजिस्टर होना चाहिए। इफ़ द रिक्वायरमेंट हैव नॉट बीन कंप्लाइड विद ही शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज़। ठीक है, जितने रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से अगर हम कंपनी फॉर्म कर रहे हैं, अगर वो 14 डेज़ के अंदर नहीं हुआ तो रजिस्टर द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, गिव अ सर्टिफिकेट दैट LLP इज इनकॉर्पोरेटेड बाय द नेम स्पेसिफाइड देयर। वहाँ पे हम रजिस्टर कर रहे तो हमको पहले तो वहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा 14 डेज़ के अंदर अंदर। उसके साथ साथ वहाँ पे हमको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा हमारे इनकॉर्पोरेशन का, जिसके अंदर हमको नाम स्पेसिफिक बताया हुआ है कि क्या हम नाम रख रहे हैं। ठीक है, अब द रजिस्टर में एक्सेप्ट द स्टेटमेंट फर्निश्ड बाय प्रोफेशनल इंगेज इन द फॉर्मेशन ऑफ LLP एज सफिशिएंट एविडेंस दैट द रिक्वायरमेंट imposed हैज़ बीन complied with. The certificate shall be signed by the registrar and authenticated by his office. The certificate is the conclusive evidence that the LLP incorporated by the name specified therein. यहाँ पे ये बोल रहा कि जो भी हम LLP हमारा बना रहे तो वो हमको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने का मतलब ऐसा रहेगा कि वो बाय बर्थ हो गई उसकी, मतलब वो एग्जिस्टेंस में आ गया और उसका इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट ही उसका प्रूफ रहेगा। ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस से रिलेटेड है और रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है तो सेक्शन 13 में ये सारी डिटेल्स दिए हुई है। अब देखो वहाँ पे एवरी LLP शैल हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस, यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है, ऑफिस टू विच ऑल कम्युनिकेशन एंड नोटिस में बी एड्रेस्ड एंड वेयर दे शैल बी रिसीव्ड। हर LLP का, जैसे हमने कंपनीज़ में उसमें भी देखिए कि रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए जहाँ पे गवर्नमेंट है या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करवाने के लिए, लॉ हो गया,
स्टेक होल्डर्स हो गए, उनको कम्युनिकेट करने के लिए एक प्रॉपर जगह होना चाहिए जिसको हम हेड ऑफिस भी बोलते। तो ऐसी जगह का वो रजिस्टर्ड ऑफिस भी बोलते, तो वैसा एक कंपलसरी वहाँ पे होना चाहिए। ठीक है। सेकंड देखो वहाँ पे, द डॉक्यूमेंट में बी सर्व ऑन एन LLP और अ पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर देयर ऑफ by sending it by post under a certificate of posting or by registered post or any other manner as may be prescribed, the registered ones and any other address specifically declaring by the LLP for the purpose in such form and manner as may be prescribed। यहाँ पे सिंपल ये बोल रहा है कि जो भी हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है वहाँ पे हमको डॉक्यूमेंट्स पोस्ट से आ सकते, या जो भी तरीका हम चूज़ करते, जो भी मैनर हम चूज़ करते, तो वहाँ पे वो केपेबल होना चाहिए और स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड होना चाहिए कि ये रजिस्टर्ड ऑफिस है। थर्ड पॉइंट देखो वहाँ पे, LLP में चेंज द प्लेस ऑफ इज रजिस्टर्ड once and let the notice of such change with the registrar in such form and manner and subject to such condition as may be prescribed। और जो भी फाइलिंग है, मैं इसको शॉर्ट में बता रही, LLP अपना ऑफिस बदल सकता, लेकिन बदलने के लिए उसको रजिस्टर के पास वहाँ पे फॉर्म में एक डिटेल्स देना पड़ेगा और कंडीशंस जो वो बताएंगा वो पूरे फुलफ़िल करते हुए वो अपनी LLP की रजिस्टर्ड ऑफिस की जगह बदल सकता अगर वो चाहा तो। फोर्थ वाला पॉइंट बोल रहा कि अगर हम ये रजिस्टर्ड ऑफिस से रिलेटेड कुछ भी वहाँ पे कॉन्ट्रावेन कर रहे हैं यानी तोड़ रहे, उसके अगेंस्ट में जा रहे, तो हर पार्टनर और LLP दोनों मिला के फ़ाइन रहेगा जो मिनिमम 2000 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 तक। ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन करना क्यों है, रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट क्या है, रजिस्ट्रेशन करने से पार्टनर्स क्या चीज़ इन्जॉय करते, तो रजिस्टर करने से वहाँ पे पार्टनर्स के पास 4 तरीके के बेनिफिट्स आ जाते, 4 तरीके के राइट्स आ जाते, 4 तरीके के पावर्स आ जाते। वो क्या, पहला ये है कि वो किसी के भी ऊपर केस कर सकते या कोई भी इनके ऊपर केस कर सकता। दूसरा, वो एसेट्स है, प्रॉपर्टीज़ है, मूवेबल, इमूवेबल, टैंजिबल, इंटैंजिबल, ये सारे के सारे चीज़ें होल्ड कर सकते अपने नाम पे। यानी LLP के खुद के अपने अलग एसेट्स वगैरह रहेंगे, LLP खुद जाके ख़रीद सकता है एज एन आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है। वो टैंजिबल इंटैंजिबल किसी भी तरीके के हो सकते। फिर तीसरा, कॉमन सील रहेंगी, अगर कंपनी डिसाइड कर रही है उसको चाहिए, उसकी ज़रूरत है, तो वो कॉमन सील बना सकती, रजिस्टर करने से उसको राइट मिलता। और डी, जो भी एक नॉर्मल बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी नॉर्मल टाइम में कर सकती या सफ़र हो सकती, यानी जो उसको फेस करना पड़ेगा अच्छे या बुरे चीज़ें, तो वो सारे के सारे चीज़ें रजिस्टर करने की वजह से इसको भी एक राइट मिलता और इसको भी वो स्टेटस मिलता और ये वो चीज़ें इंजॉय कर सकती। ठीक है। लॉफुली जो भी बेनिफिट या सफरिंग्स है वो दोनों भी। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट हम बाद में देखेंगे। अब बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू।